सोचो, एक समुंदर के किनारे पर खड़ा एक इंसान जिसका दिल तेज तेज धड़क रहा है। उसके सामने एक सबमरीन क्वाइटली पानी के नीचे से निकलती है। ये कोई आम सबमरीन नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा रही है। और ये सबमरीन बिलोंग करती है इजराइल को, एक छोटा सा देश, लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए उसने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो बड़े से बड़े दुश्मन को डरा दे। यही इजराइल का स्ट्रेंथ है। साइज छोटा लेकिन ब्रेन और टेक्नोलॉजी बड़ी। लेकिन पिक्चर अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ईरान के पास भी अपने हिडन कार्ड्स हैं। ईरान के डेजर्ट में कहीं दूर कहीं अंधेरे में एक अंडरग्राउंड बंकर है, जहां साइंटिस्ट्स दिन रात काम कर रहे हैं। वो यूरेनियम इनरिच करते हैं, सेंट्रीफ्यूगस घूमते हैं और हर घूमती मशीन के साथ दुनिया का डर बढ़ता है। ये सेंट्रीफ्यूगस सिर्फ मशीन्स नहीं है, ये एक सिंबल है ईरान के डिटर्मिनेशन का। हर बार जब कोई नेगोशिएशन होता है, ईरान कहती है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन दुनिया जानती है अगर ये प्रोग्राम एक लिमिट क्रॉस कर गया तो गेम खत्म। और यहाँ से शुरू होती है एक कैट एंड माउस गेम। इजराइल एक स्पाई भेजता है, ईरान उस स्पाई को पकड़ता है। इजराइल एक वायरस भेजता है जैसे स्टक्सनेट, जो एक दिन ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को क्रिपल्ड कर गया था, और ईरान रिटेलिएट करता है साइबर अटैक्स के थ्रू। ये एक डिजिटल बैटलफील्ड भी है, जहां एक कोड लाइन एक मिसाइल के बराबर डैमेज कर सकती है। सस्पेंस और बढ़ता है जब हम समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ वेपन्स और पॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थिएटर है। ईरान की एलीज में जब लोग डेथ टू इजराइल चिल्लाते हैं, तब उनका मकसद सिर्फ एक दुश्मन को गाली देना नहीं, बल्कि अपने लोगों को एक कॉज देना होता है। और इजराइल में जब सायरन्स बजते हैं और आयरन डोम रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, तब उनका मकसद सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि एक मैसेज भेजना होता है, हम तोड़ने वाले नहीं हैं। एक और लेयर है इस कहानी का, रिलीजन। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, जहां रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ चलती है। वहां के लीडर्स कहते हैं कि उनका मिशन है जेरूसलम को आज़ाद करना, और वो इसको एक होली ड्यूटी मानते हैं। इजराइल अपने अस्तित्व को रिलीजन और हिस्ट्री से जस्टिफाई करता है कि ये लैंड उनकी प्रॉमिस लैंड है। जब दोनों तरफ के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ टेरिटरी का नहीं, बल्कि एक डिवाइन मिशन बन जाता है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ की जगह ही नहीं बची। ये वो पॉइंट है जहां पॉलिटिक्स से ज़्यादा फेथ और बिलीफ का खेल होता है। अब सोचो एक और सीन। लेबनान के माउंटेन्स में एक हिजबुल्लाह फाइटर अपने बेस में बैठा है। उसके पास ईरान के दिए हुए रॉकेट्स हैं और उसका ट्रेनिंग ईरानियन एडवाइजर्स ने किया है। उसका मिशन क्लियर है, अगर इजराइल ने ईरान को हिट किया तो वो इजराइल पे फायर करेगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट है, एक ट्रिगर मिडल ईस्ट के पूरे मैप को हिला सकता है। सीरिया, इराक, येमन, हर जगह ईरान के प्रॉक्सीज बैठे हैं। ये एक इनविजिबल वेब है जो इजराइल को हर तरफ से घेर रहा है। इजराइल को पता है कि अगर उसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर डायरेक्ट स्ट्राइक किया तो ये प्रॉक्सीज एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। गाजा से रॉकेट्स, लेबनान से मिसाइल्स, सीरिया से ड्रोन्स और येमन से क्रूज मिसाइल्स। सोचो, एक छोटा सा इजराइल जो ऑलरेडी अपने सिटीजन्स को बंकर्स में भेजने की आदत डाल चुका है, उसके ऊपर हर तरफ से फायर आ रहा हो। ये एक नाइटमेयर सिनेरियो है जो इजराइल के जनरल्स हर दिन अपने मैप्स पर कैलकुलेट करते हैं। और सस्पेंस यहाँ और इंटेंस हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा एलाई है, तुरंत इन्वॉल्व होगा। यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर्शियन गल्फ में ऑलरेडी पेट्रोलिंग करते रहते हैं, और ईरान के पास भी अपने एलाइज हैं। रशिया, जो हमेशा वेस्ट के अगेंस्ट खड़ा है, और चाइना, जो अपना ऑयल ईरान से खरीदता है। मतलब एक छोटी सी स्पार्क पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को जला सकती है। ये सिर्फ इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल इक्वेशन है। अब थोड़ा और जूम करते हैं ईरान के अंदर। वहाँ के आम लोग एक अजीब डिलेमा में जीते हैं। एक तरफ वो अपनी गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स और सैंक्शंस की वजह से परेशान हैं, दूसरी तरफ उनको हर वक्त बताया जाता है कि उनकी प्रॉब्लम्स का असली रीज़न इजराइल और अमेरिका है। आप इमेजिन करो एक तेहरान का यंग स्टूडेंट जो एक बेटर फ्यूचर चाहता है, एक जॉब चाहता है, एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, लेकिन हर जगह सेंसरशिप, रिस्ट्रिक्शंस और प्रोपेगेंडा। उसके लिए इजराइल एक रियल एनिमी है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्केपगोट? ये सवाल उनके दिमाग में भी घूमता रहता है। और इजराइल के अंदर भी एक और कहानी है। वहाँ के लोग अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक कॉन्स्टेंट शैडो रहता है, अटैक का। एक छोटा सा देश जो स्टार्ट हुआ था एक ड्रीम के रूप में, आज एक फोर्ट्रेस बन गया है। हर घर में गैस मास्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर बिल्डिंग में बॉम्ब शेल्टर्स बने होते हैं। ये एक सोसाइटी है जो हमेशा रेडी है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मैलिटी मेंटेन करती है। ये डुअलिटी ही इजराइल की कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाती है। और अब सस्पेंस को और तेज करते हैं।
इमेजिन करो एक दिन सुबह सुबह न्यूज़ फ्लैश होता है, इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक कर दिया। एकदम से पूरी दुनिया शॉक में आ जाती है। तेहरान में सायरन्स बजती हैं। ईरान के लीडर्स रिटेलिएट करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह रॉकेट्स लॉन्च कर देता है। येमन में हुथीज़ ने ड्रोन्स भेज दिए और इजराइल अपना आयरन डोम और एरो सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। ये एक चेन रिएक्शन है जो रुकने का नाम नहीं लेता। इस सिनेरियो में सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका क्या करेगा? क्या वो डायरेक्टली ईरान पे अटैक करेगा या वो सिर्फ इजराइल को डिफेंस सपोर्ट देगा? और रशिया क्या करेगा? क्या वो ईरान को वेपन सप्लाई करेगा? और अगर ये सब हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई क्रैश हो जाएगी, मार्केट्स गिर जाएंगे और आम इंसान जिसका इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं, वो भी प्राइस पे करेगा। यही असली सस्पेंस है कि दो मुल्कों के बीच की दुश्मनी दुनिया भर के हर एक इंसान को अफेक्ट करती है। एक और लेयर है इस थ्रिलर का, असैसिनेशंस। मुसाद के एजेंट्स की स्टोरीज तो एकदम स्पाई मूवीज जैसी लगती हैं। साइंटिस्ट का अपनी कार्स में एक्सप्लोड होना, ड्रोन स्ट्राइक्स जिसमें सिर्फ एक टारगेटेड बंदा मर जाता है, साइबर अटैक जो पूरे सिटी को ब्लैकआउट कर देते हैं। हर इंसिडेंट के बाद ईरान अपने लोगों को दिखाता है कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है और इजराइल अपने लोगों को दिखाता है कि हम प्रोएक्टिव हैं। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो दोनों तरफ के सिटीजन्स को कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड रखता है। और जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो समझ आता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी इजीली खत्म होने वाला नहीं है। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से ही इजराइल और ईरान एनिमीज बन गए। पहले दोनों एक दूसरे के एलाइज थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को एक इलिजिटिमेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। तब से लेकर आज तक हर जनरेशन ने ये दुश्मनी इनहेरिट की है। मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक जनरेशनल हेट्रेड है। अब आप सोचो, जब हेट्रेड जनरेशंस तक चलती है तो उसे एंड करना कितना मुश्किल होता है। ये वही है जैसे एक आग जो कभी बुझ ही नहीं पाती, बस कभी तेज जलती है कभी धीरे, लेकिन जलती ज़रूर है। और इसीलिए दुनिया के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या कभी पीस पॉसिबल है? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब ईरान और इजराइल एक टेबल पे बैठकर अपने इश्यूज सॉल्व करेंगे, या ये कॉन्फ्लिक्ट एक दिन एक्सप्लोड होकर सबको साथ ले डूबेगा? हर एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो वर्ल्ड में एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पहले यूएस और यूएसएसआर के बीच में था, वैसे ही अब इजराइल और ईरान के बीच में होगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि इस बार बैटलफील्ड मिडिल ईस्ट के बीच में है, जहां ऑलरेडी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि दोनों तरफ के आम लोग शायद पीस चाहते हैं, लेकिन उनके लीडर्स अपना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए दुश्मनी को अलाइव रखते हैं। ये एक ट्रेजेडी भी है और एक आयरनी भी। सोचो, एक फाइनल सीन, कैमरा जूम करता है एक छोटे से बच्चे पर जो गाजा के रबल में खड़ा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। कैमरा फिर शिफ्ट करता है तेल अवीव की एक फैमिली पे जो अपने बंकर में बैठी है डर के साथ। और फिर कैमरा तेहरान के एक स्टूडेंट पे जूम करता है जो इंटरनेट के सेंसरशिप के बावजूद फ्रीडम के सपने देख रहा है। ये तीन अलग अलग जगह के लोग जो एक दूसरे को कभी मिले भी नहीं, लेकिन एक ही कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। और नरेटर की आवाज आती है, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक रिमाइंडर है। एक रिमाइंडर कि जब ईगो, रिलीजन, पॉलिटिक्स और पावर एक साथ मिलते हैं तो दुनिया का सबसे डेंजरस कॉकटेल बनता है। और जब तक ये कॉकटेल चल रहा है, सस्पेंस खत्म नहीं होगा। हर दिन, हर रात, हर न्यूज़ फ्लैश एक नई कहानी लिखेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जो सिर्फ बॉर्डर्स और मिसाइल्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के बैलेंस को हिला सकती है। ये थ्रिलर अभी खत्म नहीं हुआ और शायद कभी खत्म भी ना हो, लेकिन हम सबको समझना होगा कि असली प्राइस हमेशा आम लोग ही चुकाते हैं। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो और अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखो। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और धमाकेदार सस्पेंस और नॉलेज से भरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, क्यूरियस रहो और हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहो। बाय राइज, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।